अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। चलिए स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। ओके राइट। तो आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 या 2026 के लिए जो एस्पिरेंट प्रिपेयर होना चाह रहे उनके लिए एक डेमो लेक्चर रख रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम होता है, कोर्स होता है, प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2020 से एक पेड कोर्स है। 2020, 21, 22, 23, 24, पिछले 5 साल से। और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स से आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर फाइनल सिलेक्शन में भी मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स स्किल्स क्या है वो मैं आपको थोड़ा सैंपल क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो तुम में से बहुत सारे एस्पिरेंट तो 2025 में अपीयर होने वाले हैं और 2026 में, लेकिन थोड़े एस्पिरेंट 24 का भी अटेम्प्ट दिए। ठीक है। तो अगर से आप लोग कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कोचिंग से क्या होता है, आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट अभी बनते हैं। फंडामेंटल सब्जेक्ट सच एज आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जितने भी सब्जेक्ट है अपने, वो कवर हो जाते हैं। सी सैट कम्प्रीहेंशन या सी सैट की एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये आपके कोचिंग में कवर हो जाते हैं। कोचिंग कवर होने के बाद जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठते तो क्या होता, आपको बड़ा सा डिफरेंस नजर आता। ठीक है। म्यूट कर लीजिए जो स्टूडेंट म्यूट नहीं करा। तो एक तरफ है कोचिंग क्लासेस, एक तरफ है यूपीएससी का प्रीलिम्स। जो चीजें कोचिंग में पढ़ाई गई और जो एग्जाम में पूछा गया, उन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा गैप होता है। वो गैप को आपको फुलफिल करने के लिए स्किल डेवलप करना पड़ता है, वही आपको स्किल्स की जरूरत है। जो सवाल पूछा जाता उस हिसाब से हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता। और जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो बच्चे भी लैक ऑफ मेंटरशिप की वजह से उस डायरेक्शन में नहीं जाते जहां पर डिमांड ऑफ प्रीलिम्स फुलफिल हो, क्योंकि उनको सही मेंटरशिप नहीं मिलती है। वो अपने तौर पर या फिर ऑनलाइन सोर्सेज से अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपको एग्जाम में बैठने के बाद लगता है कि यार लिमिटेड हो गई। मिसाल के तौर पर अच्छे स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूं मैं, जो 1 ईयर प्रिपरेशन करते हैं और प्रीलिम्स से पहले दे यूज टू सॉल्व अराउंड 30 टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये बहुत सारे स्टूडेंट, जेन्युइन स्टूडेंट्स करते हैं। मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं या किसी इंस्टीट्यूट के प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर्स लेकर उसको एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में बैठकर 30 टेस्ट देते हैं। वो 30 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं बिफोर प्रीलिम्स। और ये 30 टेस्ट में भी दे यूज टू स्कोर गुड मार्क्स अराउंड 100, 110 एंड 120 एज वेल। बट जब एग्जाम में जाते वो लोग, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, में जितने भी स्टूडेंट से मिला, जब एग्जाम में जाते हैं मैक्सिमम जो अपने प्रैक्टिस के दौरान 120 भी स्कोर कर रहे थे, दे आर अनेबल टू स्कोर 85, 90 मार्क्स टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। पिछले 2020 के बाद से तो कट ऑफ 90 से कम हो गया है।
90 से कम हो गया है, उनको स्कोर करना है 85, 90, 95 कर लिए तो आराम से क्लियर हो जा रहा है, 95 कर लिए तो। लेकिन टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस में दे आर स्कोरिंग 120 और एक्चुअल एग्जाम में 95 भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेस्ट सीरीज का पैटर्न और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की क्वालिटी और स्टैंडर्ड और डिमांड अलग होती है, और यूपीएससी की क्वालिटी, इसकी लैंग्वेज, इसकी डिमांड अलग होती है। तो हमारा फोकस कहाँ रहना भाई, हमारे को यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो यूपीएससी की क्वालिटी मालूम रहना, उसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, उसके क्वेश्चंस की थीम, वो सब मालूम रहना। हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गए तो काफी है। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में हमें 80 आ रहे, 85 आ रहे रेगुलर, तो भी काफी है, इवन यू कैन क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट इससे पहले प्रीलिम्स दिए थे उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते, टेस्ट सीरीज वगैरह में मार्क्स आते, लेकिन एक्चुअल प्रीलिम्स में नहीं आते। उसका एक रीजन यही है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की डिमांड समझ में नहीं आती। ठीक है, तो हमारे पास प्रीलिम्स स्किल्स में क्या करता हूं मैं, जैसे मैंने अपनी तैयारी में किया था फर्स्ट टाइम 2015 में, 2014 के पेपर को लेकर मैं एनालाइज किया, ये पर्सनल लेवल पर करा, क्योंकि मैं भी कोचिंग के दौरान ये अटेम्प्ट दिया था 2014 में, व्हेन आई वाज इन वाजीराम कोचिंग। जैसे ही कोचिंग के दौरान सारे स्टूडेंट देते हैं ना एक अटेम्प्ट, मेरा भी दे दिया मैंने, लेकिन इस साल प्रीलिम्स नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार मैं वाजीराम में पढ़ा, बहुत पढ़ा, अच्छा पढ़ा, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में और कोचिंग में जमीन आसमान का फर्क है। तुम लोगों को भी लगेगा, आज की डेट में तुम जो भी इंस्टीट्यूट बेस्ट समझते हो उसके पास से भी पढ़ने के बाद जब एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे ना, आपको समझ में आया। तो उस वक्त रियलाइज करा कि भाई कोचिंग के बाद भी आपको यूपीएससी के लिए स्किल डेवलप करना है, तो मैंने फोकस करना शुरू किया यूपीएससी के ही सवालात पर। डेली एटलीस्ट 30 मिनट मैं 2014 का पेपर लेकर तैयारी करता था, और जब मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया में था वहां पर लेकर इसी पेपर को, 2014 के ही पेपर को लेकर बैठ जाता था। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 2019 तक मैं जितने यूपीएससी के अटेम्प्ट दिया, कभी मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका, और प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। और आज भी जब मैं टीएसपीएससी के प्रीलिम्स देता हूँ, वो भी बगैर पढ़े ही क्लियर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे तो 2015 से लेकर आज तक मैं 8 बार प्रीलिम दिया, 5 यूपीएससी, 3 टीएसपीएससी, 8 बार अल्हम्दुलिल्लाह प्रीलिम्स विथ हाई मार्जिन कवर हो जाता मेरा। तो जो काम मैं एक साल में कर लिया था 2014 के पेपर को लेकर, प्रीलिम्स फेल होने के बाद जो चीज मैंने रियलाइज की थी, उसके बाद आज तक मैं प्रीलिम्स कभी फेल नहीं हुआ। तो वो चीज आपके अंदर आना कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है, वो चीज आपको समझ में आना। ठीक है, तो मैं ये क्लियर कर दिया कि हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो यूपीएससी के पैटर्न को समझे, और समझने के लिए एक मेंटर की जरूरत होती है, क्योंकि वो अपनी समझ से जितना भी करेगा या ऑनलाइन मटेरियल से जितना भी समझेगा, वो लिमिटेड हो जाएंगी चीजें। जब आप एक एक्सपीरियंस मेंटर के साथ बैठते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, अब जैसे ये 2024 का पेपर है, 24 के पेपर में भी अराउंड 40 क्वेश्चन ऐसे हैं, 40 क्वेश्चन जो आपके रेगुलर सोर्सेस मटेरियल जो होते हैं वहां से नहीं आए, 40 क्वेश्चन। ठीक है, और हर साल ऐसा होता है कि 40 सवालात आपके रेगुलर सोर्सेस से नहीं आते हैं। आप हमारे टाइम से भी उठा के देख लो, 2014, 15 या 20, उसके बाद से उठा के देख लो 21, 22, 23, हर साल का यही होता है कि यार ये 40 सवालात कहाँ से आ गए किसको भी नहीं पता। फिर उसके बाद मार्केट में क्लेम करते कि भाई ये फलाना क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से, हाँ फलाना नंबर टेस्ट में फलाना नंबर क्वेश्चन था, और उसके क्वेश्चन में और यूपीएससी के क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क रहता। ठीक है ना, तो वैसा क्लेम करने से कुछ नहीं होता। अब जो बच्चा 30 टेस्ट दिया, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन थे, तो 3000 क्वेश्चन उसको क्या है याद रहता कि 1596 नंबर पे वो क्वेश्चन था उसके लाइफ में, तो याद रहेगा क्या?
इज इट पॉसिबल? नहीं याद रहता। तो ऐसी चीज क्लेम करती है मार्केट वाली। तो उससे अच्छा क्या है, आपको ये जो 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैं कहता हूं अनकन्वेंशनल क्वेश्चन, ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए आपका माइंडसेट रेडी रहना। क्या? कि भाई हर साल 40 क्वेश्चन अनकन्वेंशनल आएंगे, किसी भी सोर्स में नहीं रहेंगे, किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाते, कहीं पर भी ये आपको देखने में नहीं आया, ऐसे आपको पहले से अंदाजा रहना। फिर इसको सॉल्व कैसा करना? यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ स्किल्स। वो स्किल्स किसके ऊपर काम करना है वो बताऊंगा मैं। तो 40 क्वेश्चन के बारे में पहले बता दिया कि हर साल 40 क्वेश्चन आपके रेगुलर कोचिंग, रेगुलर मटेरियल, रेगुलर टेस्ट सीरीज, रेगुलर न्यूज़पेपर से बाहर आएंगे। इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। हाँ, अब दूसरी चीज समझा रहा हूं मैं। हर साल 30 से 35, 30 to 35 क्वेश्चन ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके PYQ से लिए जाते हैं। अब ये भी चीज है, हर कोई समझता है कि भाई PYQ से तो सवाल आते हैं, लेकिन यार 30-35 यानी 1/3 ऑफ द प्रीलिम्स पेपर PYQ पे बेस होता है। लोग रियलाइज नहीं करते पहली चीज, फिर इसको सही तौर पर तैयार नहीं करते। तो 1/3 पेपर तो हर साल आपके PYQ से लिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, दे विल सॉल्व 30 क्वेश्चन ऑफ मार्केट, 30 टेस्ट ऑफ मार्केट, बट दे विल नॉट फोकस एटलीस्ट 10 years ऑफ PYQ पेपर्स ऑफ UPSC। वो 10 साल के पेपर पर फोकस नहीं करते उन्होंने। मैं 10 साल तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 साल के भी नहीं करते बहुत सारे स्टूडेंट तो। ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट 30 टेस्ट तो मार्केट के सॉल्व करके जाते। तो क्या अच्छा होता अगर से वो UPSC के 2 साल के पेपर या 5 साल के पेपर पे फोकस करके जाते, तो एटलीस्ट ये जो 30 से 35 PYQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हर साल, वो टैकल कर सकते हैं। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो करंट अफेयर से भी होते हैं हर साल। हर साल करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन भी आते हैं। इस साल भी आए, 2024 में भी आए। जैसे करंट अफेयर के इस पेपर में सवाल आते, इथिक्स कमेटी, पार्लियामेंट में बहुत सारे कमिटीज होते हैं, स्टैंडर्ड कमेटी होते हैं, ठीक है, अडोक कमेटी होते हैं, उसमें एक इथिक्स कमेटी बोलकर इस साल सवाल पूछा 2024 में। और मैं जब करंट अफेयर मैगजीन कराता था स्टूडेंट को, उस वक्त इस इथिक्स कमेटी का इशू चल रहा था। एक MP थी हमारी महुआ मित्रा, अभी भी मौजूद है, मालूम है, उसको निकाल दिया गया था पार्लियामेंट में बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी, इथिक्स कमिटी। उस वजह से ये न्यूज में थी उस वक्त। याद है किसी को? अगर से 1 साल से करंट अफेयर पढ़ रहे थे, इथिक्स कमिटी न्यूज में थी, महुआ मित्रा को निकाला गया था। महुआ मित्रा। हाँ, तो ये मत पता था कि ये कमेटी आएगी एग्जाम में। दूसरी चीज, इसी तरीके से उस वक्त जो 106 अमेंडमेंट पेंडिंग था, उसको पास किया गया था। फिर उसके जो भी मेन प्रोविजंस थे, नारी शक्ति सो एंड सो नाम दिया गया था उस बिल को, तो उसके भी प्रोविजंस मालूम थे, ये न्यूज में है, आएगा बोलकर, वो भी पूछा गया। तो ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं जो एक्सपेक्टेड रहते कि वो आएंगे, तो उसको भी आप तैयार कर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको प्रीलिम्स का एक फ्रेमवर्क दिया कि हर साल आप मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन बाहर से आएंगे, बाहर से आएंगे। ठीक है, तबियत में ठीक है, म्यूट कर लीजिए ये। ठीक है, 40 क्वेश्चन बाहर से आएंगे हर साल। 30 से 35 क्वेश्चन आपको PYQ के रहेंगे, और रिमेनिंग करेंट अफेयर से आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीजें एनालाइज करके दे रहा हूं, देखिए आप। देखिए, ये एक क्वेश्चन है 2023 का, 2023।
अब ये जो 2023 का पेपर है, इसको मैं 24 में जाने वालों को भी कराया कराया था ना, उन लोगों को भी कराया था 2023 का। तो जो भी स्टूडेंट ये 2024 के लिए मेरे पास प्रीलिम्स स्किल्स करे थे, मैं उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो भी स्टूडेंट ए बी सी डी मेरे पास 2024 में 2023 का पेपर एनालाइज करते हुए क्लास में मौजूद थे, तो मैं ये उनको ये क्वेश्चन करा रहा था। ठीक है, अब उनको कैसे फायदा हुआ वो बता। तो 2023 में जब हम ये क्वेश्चन देख रहे थे, इन रिसेंट ईयर्स चार्ट जेनी माली सूडान caught international attention for which one of the following reasons common to all of them। तो ये कंट्री से किस वजह से इंटरनेशनल अटेंशन हासिल किए बोलकर सवाल पूछा, और 4 कंट्रीज के नाम दे दिया हमें, चार्ट जेनी माली एंड सूडान। अब यहाँ पर कीवर्ड देखो, ऑप्शन ए में डिस्कवरी ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेस, देन expansion of Sahara Desert southward, then last option is successful coups। तो अब 2023 में ये भाई क्वेश्चन एनालाइज करके दे दिया था स्टूडेंट को, और इसके ऊपर जो वर्क था वो वर्क भी दे दिया था। मैं वर्क भी देता हूँ, जो थीम आगे बढ़ती है उसके ऊपर बच्चों को बोल देता हूँ कि भाई इसके आगे ये सवाल इस तरीके से यूपीएससी आगे लेकर जा सकती है, 24 में आ सकता है, 25 में आ सकता है बोलकर बोल देता हूँ। तो 2023 में इसका आंसर क्या था, ये कंट्रीज किस वजह से न्यूज में थे? किसी को मालूम 2023 के सवाल का जवाब क्या है, किस वजह से न्यूज में थे? आंसर डी है क्या? हाँ, आंसर इज डी, सक्सेसफुल कॉप्स। ठीक है, हाँ, तो सक्सेसफुल कॉप्स की वजह से ये न्यूज में थे। अब ये पूरा 2023 के पेपर को हमने एनालाइज कर लिया और 2024 के प्रीलिम्स में बैठ गए। तो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, बच्चा एग्जाम में बैठ गया 2024 में, अब उसके सामने ये सवाल आया, वो होमवर्क कर लिया। ये होमवर्क भी बताता हूं मैं, वो जो कंट्रीज न्यूज में थे, चाड माली, हाँ, जेनवी या सूडान, जितने भी थे हम कवर कर लिए थे। और मैं आपने बता दिया कि भाई ये जो रीजन कहलाता है, इसको अफ्रीका में साहिल रीजन कहलाता है। ये साहिल रीजन का मतलब जो एरिया सहारा डिजर्ट के साउथ में है और उसके नीचे सवाना रीजन होता है अफ्रीका का, वो सब ऐसा हम बता देते। चलो डिस्कशन हो जाती क्लास में, या वर्क दे देता हूँ, तो उनको क्लियर हो जाता है कि भाई ये सब चीजें न्यूज में थी और पीवाईक्यू में भी थी, देख लिया उन्होंने। अब 24 में एग्जाम में गए, ठीक है, ये क्वेश्चन आया उनको। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदला, पैटर्न है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। तो जो भी स्टूडेंट है अब ये स्टेटमेंट पढ़ रहा, देर इज इनस्टेबिलिटी एंड security situation, worsening security situation in the Sahel region। Statement 1 is there is an instability in the Sahel region। Statement 2, there have been military coups in several countries of Sahel region in recent past। अब बताओ मुझे, जो बच्चा 2023 का वो क्वेश्चन देखकर गया वो क्या करेगा? स्टेटमेंट 1, there is an instability in Sahel region, yes। There have been military coups in several countries of Sahel region, yes। Statement 1 and statement 2 are correct। तो अब जाकर देखेगा वो, both are correct, both statements are correct and statement 2 explain statement 1, yes। तो अब ये बच्चा आंसर क्या लगाएगा? ए। तो इसको देखो, सीधे सीधे 2 मार्क्स का फायदा हो गया, सीधे सीधे। थोड़े से क्लास में डिस्कशन हो गया तो उसके दिमाग में बढ़ जाता है, यस वो पूरा सक्सेसफुल कॉप्स की वजह से वो रीजन न्यूज में था, शायद रीजन है वो, ये सब चीजें हैं, गुड, आ गया उसको 2 मार्क्स फ्री में। अब ये पीवाईक्यू बेस्ड उसको फायदा हो गया, एक क्वेश्चन से भी फायदा होता है। और तुम्हें पता है कई बच्चे तो 2 मार्क्स या एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होने की वजह से मेंस में अपीयर नहीं होते। ऐसे तो बहुत सारे स्टोरीज है जो सिर्फ पॉइंट मार्क्स से, 1 मार्क्स के एक सवाल की गलती से पीटी क्लियर नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है।
तो ऐसे बच्चों को तो ये 2 मार्क्स बहुत बड़ी बात है। तो बता रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली 23 से 24 में आपको मिल गया। ऐसे कई सवाल थे जो आपको 23 से 24 में मिलेंगे, 22 से 24 में मिलेंगे, हर साल ऐसा रहता। तो ये एक IR सब्जेक्ट है। इसी तरीके से पॉलिटी में मिलेगा, इसी तरीके से हिस्ट्री में मिलेगा, इसी तरीके से ज्योग्राफी में मिलेगा। सारे सब्जेक्ट में आपको अगर से दो दो सवाल भी मिले तो आपके 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं आराम से। ठीक है, तो मैं एक सैंपल लेकर आपको बताया कि यार सीधा सीधा क्वेश्चन 2023 से 24 में उतरे। और बहुत सारे हैं, और बताता हूं आगे। एक इकोनॉमी का भी बता देता हूं। देखो ये इकोनॉमी का सवाल है, इस साल का 2024 का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलैटरल बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। अब ये जो बच्चा पहली बार क्वेश्चन देख रहा हो नहीं तो थोड़ा परेशान हो जाता, लेकिन जो पिछले साल का पेपर देखकर गया था, जिसको क्लियर आइडिया था 2023 का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो ये पहले ही वो पूछ लिया था ना, 2023 में ही ये सब मार्केट पूछ लिया था, और सवाल भी पूछ लिया था। उन्हीं सवाल क्या था 2023 का, हाउ मेनी अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। ये चार में से कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो हम बेसिक इकोनॉमी में जब पढ़ते हैं तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट बोलकर दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट में आता है स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, तो 1 और 4, और ये मनी मार्केट, बिल मार्केट दोनों मनी मार्केट में आ जाते हैं। तो 2, ओनली 2 यहाँ 2023 का आंसर आपको था। और इसके ऊपर मैं वर्क दे देता हूं कि भाई आइंदा आप क्या करना, ये बॉन्ड मार्केट, बिल मार्केट या कॉल मनी मार्केट की चीजों को इकोनॉमी में बेसिक्स देख लेके जाओ। तो अब ये स्टूडेंट क्या करा, ये टॉपिक पढ़ के गया। ठीक है, कोई ए स्टूडेंट पढ़ के गया और ये सवाल इसके सामने आ गया। तो विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, बारोइंग एंड लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ विच मार्केट। अब बताओ, तुम लोग बताओ, सीधा सीधा सवाल। मनी मार्केट। मनी मार्केट। यार सीधा 23 का सवाल 24 में आ गया, और क्या ना 2 मार्क्स यहाँ फ्री में मिल गया उसको। हाँ, अब 25 में जाने वाला क्या करना है, होमवर्क, वो भी बता देता हूं मैं उसको, आगे के टॉपिक्स। अब पूरा इकोनॉमी पढ़ने से पहले बच्चा क्या करना, जब बेसिक्स एक बार इकोनॉमी हो जाता तो वो बच्चे को क्या करना है, ही नीड टू फोकस ऑन सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन PYQs। जैसे यहाँ पर मार्केट वाला टॉपिक ओपन कर लिया उन्हीं। हाँ, मनी मार्केट में थोड़ा गहराई में गया यहाँ पर, तो पहले आप मनी मार्केट में ये इंस्ट्रूमेंट को पहले पढ़ना, इसके कॉजेस एंड इफेक्ट क्या होते हैं वो पढ़ना। फिर ये रिमेनिंग जो मार्केट है, बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक लेवल पे चले जाना। देख 25 में आ सकता है, इंशाल्लाह 26 में आ सकता, हो जाता तुम्हारा काम। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे सवाल होते हैं जो पैटर्न बेस्ड होते हैं, और स्मार्ट ऑप्शन से आप आंसर कर सकते हैं। अब वो बता रहा हूं, एक तो सब्जेक्ट वाइज बता दिया, और एक पॉलिटी का भी एग्जांपल दे देता हूं सब्जेक्ट वाइज। एक IR का दे दिया, एक इकोनॉमी का दे दिया, एक पॉलिटी का भी देता हूं। देखो कैसा रिपीट होते हैं सवाल। हाँ, ये सवाल 2024 का है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन के ऊपर इसने सवाल पूछा 2024 में। ठीक है, अब क्या होता, सारे स्टूडेंट क्या करते, लक्ष्मीकांत तो पढ़ते, सारे बच्चे पढ़ते, और टेस्ट सीरीज भी देते। एक लक्ष्मीकांत के ऊपर तो टेस्ट में 4-4 टेस्ट दे लेते बच्चे, एवरेज अच्छे बच्चों की बात बता रहा हूं। अब यहाँ पर क्या काम करना था कि भाई UPSC प्रीवियस ईयर्स में क्या थीम्स पूछ रहा था उसको मैं अच्छे से तैयार कर लूं। तो जैसे यहाँ पर ये सवाल है 2024 का, लेकिन होमवर्क अगर से बच्चा करके जाता 2023 के पेपर से, 22 के पेपर से, तो उसका फायदा होता था। कैसे, देखो 2022 में ऑलरेडी उसने ये टॉपिक इशू यूज कर लिया, रिट्स, विथ रेफरेंस टू रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया।
तो रिट्स का टॉपिक 2022 में यूपीएससी ने शुरू कर दिया था। अब 2022 में इसने मेंडामस के ऊपर सवाल पूछा। तो आने वाले सालों में मैं पहले ही बच्चों को बता दिया था कि भाई वो रिट्स के टॉपिक को और आगे लेकर जाएगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिट्स हमें पता है 5 होते हैं। अभी तो इसने मेंडामस पूछा, हाँ, और क्यू वारंटो पूछा यहाँ पर। अभी जो बाकी थे या इनसे आगे भी जो चीजें पूछ सकता था पूछा, तो यहाँ पर उसने रिट ऑफ प्रोहिबिशन पूछ लिया। तो ये बच्चे के पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मौजूद था या नहीं था पहले से ही? रिट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो पहले ही नोट कर लिया था। तो नहीं क्या करता, डायरेक्टली फंडामेंटल राइट में जाता, ये टॉपिक जहां से शुरू हो रहे वहां पर जाके रिट टॉपिक पढ़ना शुरू कर देता। इसका टाइम बच गया, एनर्जी बच गई, और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए। सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहा या नहीं कर रहा, बताओ मुझे। सही डायरेक्शन में कर रहा ना बच्चा? हाँ। अब लक्ष्मीकांत 1000 पेजेस की किताब है, वो 1000 पेजेस के बजाय स्टूडेंट सीधा सीधा उन टॉपिक्स पे चल जाता जहां से सवाल आ रहे। इसी तरीके से मैं पॉलिटी में पीवाईक्यू सॉल्व करते उसको बता देता हूँ। जैसे अब हमारे पास एक टॉपिक रहता पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट टॉपिक खुद 70 पेजेस का टॉपिक है लक्ष्मीकांत। उतना सब जाने के बजाय जैसा जैसा यूपीएससी जो थीम्स को आगे लेकर जा रहा, जो पीछे से आगे बढ़ाकर पूछते जा रहा, वो टॉपिक्स आपको मालूम है, तो सीधा सीधा 1 घंटे में बच्चा वो पूरा पहले पढ़ लेता। जरूरी नहीं है कि लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट में पेज नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, 2 में ये, पेज नंबर 70 तक आने की जरूरत नहीं है उसको। ऐसा तो टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन होगा, एग्जाम में सवाल आएगा, बच्चा स्मार्ट क्लिक करके भाग जाएगा। तो अभी हम देख रहे थे आईआर का क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन। इसी तरीके से ज्योग्राफी में भी रहते हैं, हिस्ट्री में भी रहते हैं, हर सब्जेक्ट में आपको रहते हैं, बस आपको नजर चाहिए देखने के लिए। हाँ। अब मैं बहुत सारे जो सवालात होते हैं जो हम रेगुलर टॉपिक्स में नहीं पढ़ते, उसको स्किल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता, सीखना पड़ता मेंटर के पास, ऐसे सवालात भी बताता हूँ। ठीक है। अब ऐसे जो सवालात होते हैं ना ही आप कभी न्यूज़पेपर में पढ़े, ठीक है, ना ही आपको टेस्ट सीरीज में पूछा गया। फिर पूछा गया तो वो टेस्ट सीरीज वाला रेफरेंस कैसा देता मालूम है ना आपको? टेस्ट नंबर 15 में सवाल नंबर 96 था, मेरा ये सवाल था, देखो आ गया। तो क्या याद रहता कि किसको? तो भी बताओ। नहीं प्रैक्टिकली सर। इम्पॉसिबल है ना भाई। हाँ, हम इंसान है, हमको थोड़ी याद रहता। तेरे पास कंप्यूटर है, तू ऐसा टिक टिक मारे लेके ला के बताएंगा थोड़ी रहता, ऐसा नहीं रहता। तो इसलिए आप क्या करना, स्किल सीखना। जैसे ये एक सवाल है 2024 का, रिसेंटली द टर्म, टर्म क्या है? पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर is actually is actually appropriately discussed in the context of which one of the following? तो वो पूछना चाह रहा है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये न्यूज में था, किस कंटेक्स्ट में था, आपको बताना। अब जो स्टूडेंट मालूम है उन्हीं तो मार देगा। चलो, जिसने पढ़ लिया भाई उसको मालूम है कि भाई पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इनमें से कोई आंसर था, उन्हें टिक बोल के मार दिया, आगे बढ़ गया। दूसरा है भाई उन्हें पढ़ा ही नहीं। अब क्या इसके लिए कुछ क्लू है इस क्वेश्चन में? क्या ऐसा कुछ कीवर्ड अप्रोच है? क्या उसको कुछ स्किल्स से वो सॉल्व कर सकता? तो मैं ऐसे बहुत सारे स्किल्स बताऊंगा इंशाल्लाह, जिससे ऐसे सवालात को आप सॉल्व करते। और ऐसे सवालात तकरीबन 3 से 4 आते हर साल। यूपीएससी में ऐसे सवालात 3 से 4 आते। मैं तो एक सैंपल बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो सवाल है, रिसेंटली द टर्म pumped storage hydropower is actually discussed in the context of which of the following, ABCD। तो ये सवाल में क्या होता है, एक कोई करंट अफेयर में मौजूद टर्म पूछ लेता है और पैटर्न होता है सिंगल ABCD ऑप्शन। तो लेट सपोज वी डोंट नो द टर्म बट वी नीड टू सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, ये दिए गए ऑप्शंस को केयरफुली रीड करते हैं। रीड करने के बाद ये चारों ऑप्शंस में जो चीजें सवाल से कनेक्ट होती है उसको हम आंसर लगाते हैं। लेकिन शुरुआत में क्या करते स्टूडेंट मालूम, मैं जनरली जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनकी बात बता रहा हूँ, उन्हें दिल की आवाज पे जाते, उसको कोई ऑप्शन इतना प्यारा लगता, धन बोल के वो आंसर मार देता। जैसा उसने ये सवाल पढ़ा, रिसेंटली द टर्म
पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। तो जैसे ऑप्शन पढ़ा इरिगेशन ऑफ टेरेस्ट क्रॉप फील्ड, अब वो स्टूडेंट पढ़ा पंप बोल रहा, इरिगेशन बोल रहा, बस हो गया बोलता हूँ, खुश हो जाता पंप बेचारा। या किसी स्टूडेंट को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अच्छा लगा, पढ़ते वक्त कोई ना कोई ऑप्शन उसको अच्छा लगता, उन्हीं ये मार देता। किसी को कुछ और अच्छा लगता वो मार देता। ये जो चीजें हैं हर स्टूडेंट की फितरत में होती है, ऐसा नहीं मारना। बट क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी 25% रहती, कोई भी ऑप्शन सही हो सकता। हमने फैक्चुअल चीजों पे एलिमिनेट नहीं किया, तो वी नीड टू अराइव एट द आंसर विद सम कीवर्ड्स। तो जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये 2024 का सवाल है। इससे पहले मैं 2014 का, 15 का, 19 से, 20 से 21 ऐसे 10 सवाल बता दूंगा तुम्हारे ये पैटर्न पे। तो आपका माइंडसेट रेडी हो जाता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। अब मिसाल के तौर पर एक सैंपल क्वेश्चन ऊपर से लेकर आया मैं आपको 2022 का। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं खाली 2022 का लेकर आया। यहाँ पर भी उसी तरीके का सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड इन मीडिया रिसेंटली विथ रेफरेंस टू इंडिया। तो ये भी ये जो टर्मिनोलॉजी है विथ रेफरेंस टू इंडिया न्यूज में था बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। तो जरूरी नहीं है ना ये 2022 में जाने वाला बच्चा ये टर्मिनोलॉजी पढ़ के गया था इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। बट हमारे अप्रोच से वो भी सवाल हो जाता। कैसे? क्या करना होता है ऐसे सवाल को? दिए गए ऑप्शन ए बी सी डी में यूपीएससी क्या करता है, जनरली एक ही ऑप्शन में ये कीवर्ड को रिफ्लेक्ट करता है। जस्ट वी नीड टू मैच दिस कीवर्ड इन गिवन ऑप्शन। तो दो कीवर्ड है इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। पहला ऑप्शन है an Indian company investing in foreign enterprises and paying taxes to foreign country on the profits. Second है foreign company investing in India and paying taxes to country of its base on profits. Third option है an Indian company purchases tangible assets in foreign country and sell such assets after their value increases and transfer the proceed to India. The last है a foreign company transfer shares and such shares drive their substantial value from assets located in India. तो अब दिए गए चार ऑप्शन में इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाले कीवर्ड्स कहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे? चार में से तो दिए गए दो ऑप्शन सी और डी में आपको कीवर्ड मिलेंगे ट्रांसफर, ट्रांसफर। बाकी कहां पर भी आपको ट्रांसफर नाम का लफ्ज ही नहीं है, समझे? तो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते। रिमेनिंग दो में जो इनडायरेक्ट कीवर्ड का यहां पर डेराइव आ रहा वो ये है ड्राइव। तो ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता। और ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स के सवाल यूपीएससी पूछता। इस साल भी देखो ये जो सवाल है, रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। तो चारों ऑप्शन में कीवर्ड कहां पर देखने को मिल रहा? पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। सी में। सी में डायरेक्टली स्टोरेज तो है, स्टोरेज तो है। यहाँ हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर की जगह पर यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। तो पम्प्ड की जगह पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर स्टोरेज हाइड्रो पावर से रिफ्लेक्ट होने वाले एनर्जी स्टोरेज वाला कीवर्ड है। बाकी कहीं पर भी आपको ये कीवर्ड रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ना ही स्टोरेज है ना ही एनर्जी है, कुछ भी नहीं है। तो सीधा सीधा स्टोरेज, स्टोरेज हाइड्रो पावर मीन्स एनर्जी स्टोरेज, यहाँ आंसर हो गया आपका सी। और बहुत से सवाल आते हैं 2024 में, और इससे पहले ऐसे कई सवाल आते जो कीवर्ड से ही आपको सॉल्व करने में मदद देते। अदरवाइज हम सोचेंगे कि ऐसे सवाल को आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो वहां पर एक नया टर्मिनोलॉजी ही पूछा जाता है।
तो ऐसा पैटर्न होता है जिसको हम कीवर्ड मैच करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यू नीड टू लर्न बेस्ड ऑन यूपीएससी पीवाईक्यू पैटर्न्स। ये एक पैटर्न हो गया, और आगे बता रहा हूं मैं। हाँ, और एक आजकल ये भी पैटर्न चल रहा है। द ऑर्गेनिजम्स सिकाड़ा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर आर व्हाट आर दीज? दे आर बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स। और इससे पहले भी ऐसे ऐसे 3-4 टर्मिनोलॉजीज दे देता था और नीचे पूछता था कि ये क्या है, परिंदे हैं, रेप्टाइल्स है, वगैरह वगैरह। 2021 में भी पूछा ऐसे सवाल, 22 में भी पूछा, लगातार पूछ रहा। तो क्या होता है, ये जो 3-4 वर्ड्स दे देता है, कोई ना कोई एक ऐसा टर्मिनोलॉजी होता है जो दिए गए कीवर्ड्स के साथ मैच हो सकता है या हमारे जहन में आ सकता है। तो क्या करना, हम पहले ये कीवर्ड्स को देख लेना। बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, और ये ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ेंगे। पहले है सिकाड़ा, हमें पता नहीं, फ्रॉग होपर एंड पॉन्ड स्केटर। तो फ्रॉग होपर से रिलेटेड हम एक जनरली डेली लाइफ में एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ग्रास होपर। मालूम है ना, टिड्डा जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रास होपर। जी सर। हाँ, तो जैसे ही ये फ्रॉग होपर और वो ग्रास होपर हमारे को मैच हो जाता, तो अब ये चारों ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सी की। ठीक ही हो गया, इंसेक्ट। ऐसे ही सवालात आपको 2021 में भी है, उससे बाद में भी है, पता होगा मैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालात होते हैं। फिर इससे आगे बढ़ क्या कर लेके चल जाना, क्या नहीं, वो भी हम बताएंगे। अब थोड़े से मुश्किल सवालात बताता हूँ आपको। ये तो कीवर्ड्स हो गए। अब देखो, यूपीएससी 2019 में एक टॉपिक पूछा था, और उससे अगर से बच्चा रिलेट कर लेके जाता तो ये 2024 का भी ये आंसर करके आता था। फॉर एग्जांपल, हम प्रीलिम्स स्क्रिप्ट में ये सवाल डिस्कस कराते, तो ये सवाल है 2019 का। देखो, 4 ऑप्शन दिए गए, और विच विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर अबव करेक्ट, और यहाँ पर ऑल भी है ऑप्शन में। तो चारों स्टेटमेंट को आप देखो। सम स्पेशीज ऑफ टर्टल्स आर हेर्बिवोरस, सम स्पेशीज ऑफ फिश आर हेर्बिवोरस, या टर्टल्स बोला या फिश बोला। सम स्पेशीज ऑफ मेरीन मैमल आर हेर्बिवोरस, सम स्पेशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपारस। तो 4 किस्म के स्पेशीज, और उसमें भी डाइवर्सिटी पूछा। दैट मीन्स जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, उसमें स्पेशीज की डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये 2019 में हम डिस्कस कर लेते पेपर करते वक्त, और ये कंक्लूजन निकालते कि यार स्पेशीज में डाइवर्सिटी होते हैं। सम कैन बी हेर्बिवोरस, सम कैन बी विविपारस, जो भी है, हर स्पेशीज में ऐसी डाइवर्सिटी आपको मिल सकती। इतना क्लियर हो गया ये आंसर से? ठीक है ना? 4 किस्म के स्पेशीज है, चारों में डाइवर्सिटी है, और इन जनरली डाइवर्सिटी होती है स्पेशीज में भी। अब ये क्वेश्चन देखो 2024 का। कंसिडर द फॉलोइंग: butterflies, fish, frogs. How many above have poisonous species among them? Poisonous species among them. Butterfly, fish, frogs. तो poisonous species means again ये जो स्पेशीज रहेंगे बटरफ्लाई, इसमें से कोई ना कोई पॉइजनस हो सकता बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्सिटी। फिश में भी कोई ना कोई हो सकता, फ्रॉग में भी हो सकता। क्यों? बेस्ड ऑन 2019 पहले ही हमें बता दिया गया था कि भाई ये डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी होती है, तो उसी तरीके से इनमें भी डाइवर्सिटी होगी, स्पेशीज डाइवर्सिटी। तो अब आंसर क्या आना आपका? हाउ मेनी आप अबव हैव पॉइजनस स्पेशीज, मतलब आंसर क्या देना चाहिए? ऑल थ्री। ऑल थ्री। ऑल थ्री, बिकॉज 2019 में ही हमने एनालाइज कर लिया कि यार इन जनरल डाइवर्सिटी होती है स्पेशीज में,
जब वहां सवाल पूछा था हर्बी वायरस, वीवी वायरस जो भी था वो देख लिए, यहाँ पर भी डाइवर्सिटी के ही बेसिक प्रिंसिपल पे उन्हें सवाल पूछ रहा, यस सब में भी इस पे जो है पॉइजनस हो सकते हैं, तो डाइवर्सिटी ये होती है हर एक में। खत्म, हो गया आंसर। तो ये प्रिंसिपल समझ में आता था कि भाई स्पेशीज की डाइवर्सिटी पे पूछा, यहाँ पर भी वही फोकस कर रहा है अलग तरीके से, तो बच्चा आंसर दे देता था, हो गया आंसर। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं सब्जेक्ट वाले। हाँ, अब ये थोड़े से परेशान करने वाले क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। 2021 का एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने। विथ रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो एक टॉपिक है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहा। तो खाली स्ट्रक्चर देखिए सवाल का, ये एक टॉपिक है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, देन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 2 3 4, कितने दिया, 5, 5 स्टेटमेंट दिया। अब लेट सपोज आपने ये टॉपिक पढ़ा था किसी मैगजीन में, करंट अफेयर में पढ़ लिए थे, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट पढ़ लिए, लेट सपोज आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, लेकिन एग्जाम में क्या पांचों स्टेटमेंट आप याद रख सकते? ये जो 5 पूछा कल को नहीं 6 भी पूछ सकता। पढ़ के जाने के बावजूद क्या ऐसे करंट अफेयर या ऐसे टॉपिक पे आप पूरे स्टेटमेंट याद रख सकते क्या? नहीं। नहीं, नहीं रख सकता भाई, कोई भी इंसान नहीं रख सकता। उन्हीं अगर से 10 पॉइंट पढ़ के गया तो यहाँ पर कोई 12 पॉइंट पूछ सकता, नहीं कुछ भी पूछ सकता ना भाई। तो यहाँ पर ये नहीं है कि भाई तू पढ़ के गया 5 की 5 वही 5 पूछा, ऐसा नहीं आता। ठीक है, तो पहली चीज, लेट सपोज आप नहीं पढ़ के गए और 5 5 स्टेटमेंट दिया, इतने बड़े बड़े सवाल कैसा सॉल्व करना, वो तरीका सिखा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते, हम पहले पैटर्न देखते, सवाल के कीवर्ड देख लेते कि भाई न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, यानी एक डिक्लेरेशन है फॉरेस्ट के ऊपर है और सिटी नेम है न्यूयॉर्क, जिसके ऊपर उसने 5 ऑप्शन पूछे और हमें क्या पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, और जो कॉम्बिनेशन ऑप्शन है वो ये है। फिर यहां पर मैं एक चीज सिखाता हूं, जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस को गौर से देखें तो आपका काम आसान हो जाता। हियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन सजेस्ट दैट ऑल गिवन 5 ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, क्योंकि यहां पर ऑल आर बोलकर दिया क्या, 1 2 3 4 5 बोलकर कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर के पांचों स्टेटमेंट सही नहीं है, या तो 3 मैक्सिमम सही हो सकते या 3 मैक्सिमम गलत हो सकते। ये कॉम्बिनेशन हमें ये सिखाता है कि भाई पांचों के 5 स्टेटमेंट सही नहीं है, या तो मैक्सिमम 3 सही रहेंगे या तो मैक्सिमम 3 गलत रहेंगे। अब हमारा काम क्या है, या तो सही वाले को कैच करो या तो इनकरेक्ट वाले को कैच करो, हमारा काम आसान होता। तो सही वाले को कैच करने के वास्ते हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कीवर्ड है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। तो अब ये कीवर्ड कहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हम क्रॉस चेक करते, जांच करते। तो पहला ऑप्शन अब हम पढ़ेंगे, इट वाज फर्स्ट इंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014 फर्स्ट टाइम इंडोर्स हुआ बोल रहा, तो कैच तो नहीं हुआ कुछ भी कीवर्ड। हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते, इट इंडोर्सेस ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। टू एंड दी लॉस ऑफ फॉरेस्ट के लिए एक टाइमलाइन की बात कर रहा सेकंड स्टेटमेंट। क्या सेकंड स्टेटमेंट दिए हुए थीम से मैच हो रहा कहां तो भी? हाँ सर। किससे मैच हो रहा? फॉरेस्ट से। गुड। अब ये जो पूरा का पूरा डिक्लेरेशन है वो फॉरेस्ट के ऊपर है, और सेकंड स्टेटमेंट भी किसकी बात कर रहा,
टाइम लाइन टू इंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट, लॉस ऑफ फॉरेस्ट को इंड करने के बाद कर रहा हूं। अब इसी तरीके से स्टेटमेंट 3, 4, 5 में कीवर्ड तो मैच नहीं हो रहे, सिर्फ 2 में कीवर्ड मैच हो गया, वो भी डायरेक्ट कीवर्ड फॉरेस्ट वाला। तो अब हमें समझ में आ गया कि यार जो पक्का पक्का सही रहता स्टेटमेंट वो सही कौन सा है, सही स्टेटमेंट कौन सा है? 2 स्टेटमेंट और 2। 3। हाँ, तो स्टेटमेंट 2 की वजह से हम क्या करते, ये दोनों को कट कर देते। अब हमारा बी और सी से कुछ लेना देना नहीं है, उन दोनों गए। अब 2 सही है हमारे पास। अब या तो 5 सही रहेगा तो ये आंसर डी हो जाएगा, या तो 1 सही रहेगा या 4 सही रहेगा, दोनों में से कोई एक भी रहे तो आंसर ए आ जाता। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट नंबर 3 को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब हमारा काम क्या है, या तो 5 पे फोकस करो आंसर आएगा, या तो 1 और 4 पे। तो अब यहाँ पर 1 में क्या लिखे है, इट वाज फर्स्ट इंडोर्स एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014, हमें नहीं पता। फिर 4 में लिखे है इट इज इंडोर्स्ड बाई गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज, इंडिजीनियस कम्युनिटीज लिखकर है। और 5th में लिखे है इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5, या अगर से 5 सही हो गया तो हमारा 2 एंड 5 वाला आंसर निकल के आता, 4 सही हो गया तो 1, 2, 4 वाला निकल के आता, दोनों ही बचे ना। तो इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन, लेकिन इसके लिए जो कीवर्ड है वहां न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है, यानी यूएसए की कैपिटल सिटी से जुड़ा हुआ है। फिर इंडिया अगर से इंसेप्शन पे सिग्नेचरी रहता तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा। ठीक है ना। अब उसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 को अगर से हम देखें, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, यहाँ लिखे हैं इट इज इंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज, इंडिजीनियस कम्युनिटीज। मतलब क्या है, ऑल स्टेक होल्डर अप्रोच, फॉरेस्ट से रिलेटेड ऑल स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट्स भी आते हैं, कंपनीज भी आती हैं और इंडिजीनियस कम्युनिटीज भी आते हैं जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स होते हैं। तो अब आपका ऑप्शन सही रहने का चांसेस कौन सा है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट के लिए क्या ऑल स्टेक होल्डर अप्रोच बेस्ट रहेगा? हाँ। यस, यस, ऑल स्टेक होल्डर अप्रोच ही सही रहेगा। गवर्नमेंट भी, बिग कंपनीज भी, बिकॉज वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट करते बिग कंपनीज। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज, फॉरेस्ट डिवेलपर्स भी आपके लिए जरूरी है। तो आंसर आपका आ गया 1, 2 एंड 4 कंपेयर टू इंडिया वाज सिग्नेटरी। उससे अच्छा क्या है, ऑप्शन 4 ज्यादा सही था। तो हमने आंसर 1, 2, 4 लगा दिया। देखो अब ये सवाल है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट किसी भी किताब में नहीं था, आप रियल टाइम में क्वेश्चन की कीवर्ड की वजह से कर सकते। ये ऐसे बहुत सारे सवाल रहते जो आप रियल टाइम में करके आ सकते हैं। और बता रहा हूं मैं आपको, ये तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हो गया। और एक सवाल ले रहा हूं 2021 का ही, इतना बड़ा सवाल है, इसके नीचे 6 ऑप्शन है। ठीक है, अब 6 ऑप्शन देखते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, भाई 6 ऑप्शन मजाक है, फिर ऊपर से सवाल भी है आइंसेंट इंडिया का। वो ऐसे ही परेशान रहते बच्चे, अरे बाप रे सर ये पहले ही तगड़ा नहीं है हमारा सब्जेक्ट, इन इतना लंबा पूछ रहा बोल। तो ऐसी सूरत में भी क्या करना है, पहले ये जो पैराग्राफ होता है इंट्रो पैराग्राफ होता है, इसमें कुछ की हिंट्स होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, फिर 6 ऑप्शन देख लेना, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन देखना, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन क्या सजेस्ट कर रहे हैं, 6 की 6 ऑप्शन सही है क्या? नहीं, ये तो क्लियरली बता रहे आपको, यहाँ पर मैक्सिमम 3 सही 3 गलत, या मैक्सिमम 4 सही 2 गलत, यहाँ मैक्सिमम 4 गलत 2 सही। ठीक है, कॉम्बिनेशन खुद आपको बता रहा। फिर आप इंट्रो प्यारा पढ़ो, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास until the rise of Harshvardhana in the early 7th century. So decline of Gupta until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया। तो जब गुप्ता डिक्लाइन हो रहे और राइज ऑफ हर्षवर्धन हो रहा, तो उस वक्त नॉर्थ इंडिया में कौन से किंगडम्स पावर होल्ड कर रहे थे बोलकर 6 ऑप्शन दिया।
योर ऑप्शंस आर गुप्तास ऑफ मगध, परमारास ऑफ मालवा, पुष्य भूटी ऑफ थानेश्वर, मुखारिस ऑफ कन्नौज, यादवास ऑफ देवनागरी एंड मैत्रकास ऑफ वल्लभी। अब जरूरी नहीं है छह छह डायनेस्टीज के बारे में आपको मालूम रहना, क्योंकि हर स्टूडेंट इतना गहराई में तो पढ़ के नहीं जाता ना। लेकिन आप अगर से थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाए कि भाई गुप्ता एक बहुत बड़ा एम्पायर था, वो जब डिक्लाइन हो रहा तो कहीं ना कहीं छोटा सा गुप्ता तो मौजूद रहता। जैसा हमारा मुगल पूरा जब खत्म हो रहा तो लास्ट एक मुगल बादशाह लाल किले पे तो हुकूमत कर रहा था ना नाम के वास्ते। तो उसी तरीके से फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता से शुरू हो रही टॉपिक, तो एक गुप्ता आपको मगध पे तो मिलेगा। अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन, तो राइज ऑफ हर्षवर्धन कहां से हुआ था, किस डायनेस्टी से हुआ था? पुष्य भूटी से हुआ था। मालूम है ना ये तुम्हारा? जी सर। हाँ, तो अब देखो सवाल बता रहा आपको फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता, तो उसके हिसाब से एक ऑप्शन आपको गुप्ता आना, दूसरा राइज ऑफ हर्षवर्धन तो पुष्य ब्रिटिश आना। तो 1 और 3 वाला कॉम्बिनेशन कहाँ है हम चेक करेंगे। तो 1 और 3 वाला कॉम्बिनेशन कहाँ है? बी में। सिर्फ बी में है, हो गया आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ गिवन क्वेश्चन पे ही हम सॉल्व कर लिए, हमको परेशानी नहीं है। सवाल बोला फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास, एक ऑप्शन लिख के है गुप्तास ऑफ मगध, अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन लिख कर है पुष्य भूटी। हो गया, एक ही जगह पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक अपर ब्रैकेट है एक लोअर ब्रैकेट है, ये दोनों तो मौजूद रहे ना ऑप्शन में। हो गया, खत्म, क्वेश्चन की मदद से ही सॉल्व हो गया। बच्चे परेशान क्या होते मालूम? अरे भाई नहीं, आप पुष्या भूटिया भी पूछ लिया, देवनागरी वाले पूछ लिया, वल्लभ भी पूछ लिया, वो ये परेशान, खाली मेंटल प्रेशर लेते, उतना लेने की लोड लेने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये आपको स्मार्ट अप्रोच होते हैं, क्वेश्चन की मदद से ही आंसर हो जाता है, प्रेशर नहीं लेने का। हो गया आंसर। इसी तरीके से 2021 में ना बड़े बड़े ऐसे सवाल बहुत पूछा हमने। और एक सवाल बता रहा हूं मैं आपको 2021 का ही, ऑप्शन 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन से, और टॉपिक भी अनकन्वेंशनल टॉपिक है। देखो कैसे सवाल आते। मोरिंगा ट्री, ड्रमस्टिक ट्री, मोरिंगा दैट इज ड्रमस्टिक ट्री इज ए लेगोमोनस एवरग्रीन ट्री, टैमरिन ट्री इज अ एंडेमिक टू साउथ एशिया। फिर आगे है इनके सीड्स के बारे में, सीड्स के बारे में। अब मुझे बताओ इतना गहराई में कौन पढ़ के जाता कि मोरिंगा, टैमरिन, उनके सीड्स, उनका एक्सपोर्ट। क्या भाई इसके ऊपर पीएचडी कर रहा था क्या तू? कोई भी स्टूडेंट इतना गहराई में पढ़ के जाता क्या, मुझे बताओ। नहीं ना, कोई भी स्टूडेंट इतना गहराई में पढ़ के नहीं जाता। तो यूपीएससी भी मानता है कि यार तू इतना गहराई में मत पढ़, मेरा दिया हुआ सवाल गहराई में पढ़। तो दिया हुआ सवाल 5 ऑप्शन से, और हम क्या करना, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन देखना। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस में पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है आपको। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, मतलब पांचों की पांचों ऑप्शन सही है क्या? नहीं, एटलीस्ट एक तो भी गलत ऑप्शन है। समझ में आया? तो कॉम्बिनेशन ऑप्शन सजेस्ट कर रहे कि यार एटलीस्ट एक तो भी ऑप्शन गलत है। उस हिसाब से हम क्या कर रहे, अब रीड करते ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है मोरिंगा दैट इज ड्रम स्टिक ट्री इज ए लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री। थोड़ा सा गौर से पढ़ो, ड्रम स्टिक ट्री, ये जो ड्रम स्टिक है हम हॉस्टल्स में सांबर में इस्तेमाल करते। हॉस्टल्स में जो लंबी फल्ली लेकर आते, जो खाते हैं ना हम लोग सांबर वगैरह में, वही है ड्रम स्टिक। मालूम ना, इतना तो आइडिया है। तो उसने सोचा कि बच्चे को मोरिंगा नहीं मालूम रहेगा, तो ड्रम स्टिक तो मालूम रहता। तो ड्रम स्टिक ट्री इज ए लोगोमोनस एवरग्रीन ट्री बोलकर लिख दिया।
तो हमको तो मालूम है कि वो एक फली वाला दरख्त है, फली यानी जो बीज होता है, लोगुमस है। लेकिन आगे लिख रहा हूं नहीं, एवरग्रीन ट्री। इतना तो क्लियर है कि भाई ये हमारे तेलंगाना में भी उगता है इधर यहाँ पर, जबकि हम ड्राई डिसीडियस एग्रीकल्चर वाले हैं, ड्राई रेनफीड वाले हैं, यहाँ पर भी उगता है। तो ये एवरग्रीन नहीं है, बस एवरग्रीन नहीं है। ऑप्शन देखकर हमने कट कर दिया, तो वन गया, वन गया, वन गया, आ गया आंसर। कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा सा काम लेना था कि भाई ये जो ड्रम स्टिक ट्री है, हम सांबर में भी देखते हैं उसको डेली हॉस्टल की लाइफ में, और उसने बोला कि ग्रीन ट्री, एवरग्रीन ट्री है, नहीं है, हो गया आंसर। बाकी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन सेव योर टाइम एंड एनर्जी। क्लियर हो गया मोरिंगा ट्री? जी सर। हाँ, इसी तरीके से आप ये 2024 का ये भी सवाल कर सकते। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 4 ऑप्शन दिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन में पूछ रहा आपको करेक्ट, और हाल है क्या यहाँ पर? नहीं है। तो हम क्या करते ना, सबसे पहले बच्चा परेशान कहाँ होता मैं बता दूं। वो ये देखता कि यार ये श्रम योजना में पढ़ा इसने, पूछ लिया, यहाँ पर उन्हीं हिम्मत हार जाता। फिर ये सोचता कि यार ये चार चार ऑप्शन पूछ रहा, मैं तो इतना गहराई में पढ़ा ही नहीं। भाई तू नहीं पढ़ा तो अब पढ़, यानी दिया गया क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है, योजना यानी स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपको? ऑल 4 आर नॉट करेक्ट, एटलीस्ट एक तो भी गलत है। बता रहा हूं, नहीं खुद बता रहा हूं, या 2 तो भी गलत है, या 3 तो भी गलत है, मगर गलत तो है। तो हमारा काम है कि गलत को पकड़ लो। तो पहला ऑप्शन है, एंट्री एज ग्रुप फॉर इनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40 ईयर्स। एंट्री एज ग्रुप बता रहा, लेट सपोज हमें नहीं मालूम। सेकंड, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, ये भी नहीं मालूम। इसके बाद है, ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60 years. Then last है, family pension is applicable to the spouse and unmarried daughters. तो हम आमतौर पर गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह तो पढ़ लेते, पेंशन वेंशन के बारे में पढ़ते, लेकिन यहाँ पर कुछ एक नया मिला। आप ऑप्शन नंबर 4 को गौर करो, फैमिली पेंशन इज अप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड, क्या लिखा उसने? अनमैरिड डॉटर्स बोल दिया। तो आपको एक इनकरेक्ट वाला चाहिए था, वो यहां पर मिल जाता। अनमैरिड डॉटर्स बोल दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 गया, ऑप्शन नंबर 4 गया, 2 ऑटोमेटिक आपका करेक्ट हो गया। आपको फोकस करना है कि 3 सही है या नहीं है। तो आप 2, तो आपका 2 नंबर तो सही हो गया। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, ये ऑटोमेटिक सही हो गया। 3 सही है या नहीं है चेक करो। ईच सब्सक्राइबर अंडर श्रम योजना स्कीम shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60 years. तो यस, मिनिमम पेंशन की बात कर रहा हूं, नहीं कि 3,000 तो मिलेंगे, ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशान करने वाली बात नहीं है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। सही लग रहा आपको? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 एंड 3। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस वजह से आपके आंसर आसानी से निकल के आते, ठीक है। इसके बाद आप ये लोग प्रैक्टिस करो। 2024 का और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे रहा हूं मैं, स्टेटमेंट वाले टॉपिक पे है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, वेनेजुएला के ऊपर है। अब यहां पर वेनेजुएला के ऊपर 2 स्टेटमेंट पूछ लिया। 2021 में तो क्या करा था उसने, वियतनाम के ऊपर 5 स्टेटमेंट पूछ लिया था, मालूम? वियतनाम के ऊपर 5 स्टेटमेंट। तो अब क्या हम वियतनाम का पब्लिक सर्विस दे रहे कि उसके ऊपर 5-5 के ऑप्शंस पूछने को? भाई वो कैसा भी पूछता, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ स्मार्ट हिंट छोड़ता आपके लिए, जैसा यहां पर है। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है, रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड
a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from immigrating to other countries. सेकंड स्टेटमेंट में है वेनेजुएला हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। तो लेट सपोज आपको ये फैक्चुअल चीज नहीं मालूम, वेनेजुएला हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व नहीं मालूम, लेकिन एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड ए रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग टू अदर कंट्रीज। देखो ये जो चीजें होती है इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के वास्ते इमिग्रेशन बाय इट्स पीपल, क्या ये एक दो महीने में या एक दो साल में ये मसला हल हो जाता क्या किसी भी कंट्री का? नहीं सर। नहीं, नहीं होता, सालों लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं। So Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from immigrating itself is an incorrect statement. तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट बोलते ही आपका आंसर डायरेक्ट आता, वो सिर्फ डी पे रहता। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, सिर्फ एक ही जगह पर रहता ये कॉम्बिनेशन, आंसर इज डी। हो गया। छोटी सी चीज हमें भी पता है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यार कोई भी कंट्री ये हालत से इतनी जल्दी नहीं सुधरती है जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस और उसके लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हो गया। ऐसे भी आप आंसर्स निकाल सकते हो, बहुत आसान होता है प्रीलिम्स का पेपर निकालना। तो आप लोगों को बता रहा हूं मैं यार, ये जो चीजें हैं प्रीलिम्स स्किल सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारा कोचिंग प्रोग्राम है यूपीएससी 2025। तो ओवरकम प्रीलिम्स फियर, ज्वाइन अवर प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, हम 1 मंथ ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेंगे आपको इंशाल्लाह। डेली 1 आवर की एक क्लास रहेगी। इसमें जितने अनकन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 40 अनकन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं हर साल, वो आपके सामने क्वेश्चन की मदद से ही सॉल्व करेंगे हम इंशाल्लाह। तो ये जो स्मार्ट अप्रोच है आने वाले 2025 के लिए, 26 के लिए आपको रेडी कर देंगे फॉर 40 अनकन्वेंशनल क्वेश्चन, जिससे आपको 80 मार्क्स आ सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स, जैसे मैं बताया आपको, इकोनॉमी की थीम, पॉलिटी की थीम, आईआर की थीम, वो पूरे थीम्स आपके पास रेडी रह जाते। तो आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी टॉपिक बताया मैं, कैसा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस की मदद से या सवाल की मदद से ही आप बड़े बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यस, स्क्रीन शेयर करने के बाद फिर से एक बार आवाज दीजिए। तो लास्ट वेनेजुएला वाला क्वेश्चन देख रहे थे, वहां तक हो गया, क्लियर हो गया था वेनेजुएला? जी सर। हाँ, तो यहाँ पर तो वेनेजुएला के ऊपर 2 स्टेटमेंट थे, लेकिन जैसा मैं बता रहा 2022 में शायद वियतनाम के ऊपर 5 स्टेटमेंट पूछा, नहीं 5, बट उसका भी आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते बाय यूजिंग योर प्रीलिम्स स्किल्स। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था प्रीलिम्स स्किल्स कोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये कोर्स ज्वाइन करो, बहुत फायदेमंद है, जिससे आपको प्रीलिम्स का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा इंशाल्लाह। सो नो नीड टू फियर फ्रॉम प्रीलिम्स। जैसा मेरा आज तक प्रीलिम्स नहीं रुका, आपका भी कभी नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। और ये कोर्स में हम 1 मंथ के ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको। डेली 1 आवर की एक क्लास रहेगी इंशाल्लाह। इसमें मैं आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसको हम क्वेश्चन की मदद से ही सॉल्व करेंगे स्मार्ट अप्रोचेस की वजह से। क्योंकि वो जो 40 अनकन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं हर साल आने वाले, वो किसी भी किताब से या कोचिंग से तैयार नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ये स्मार्ट अप्रोच सीखना पड़ेगा, अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस अराउंड 40। जिन इंपॉर्टेंट थीम्स, जैसा आज मैं आपको आईआर के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के और दूसरे सब्जेक्ट के बताया, उसी तरीके से हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट थीम्स आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। और जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, उसके लिए जो आपको स्ट्रेस आता है एग्जाम में, यू कैन इजीली मैनेज योर स्ट्रेस। और ये अप्रोच इस्तेमाल करते हुए यू कैन improve net 30+ marks in your prelims examination.
मोर ओवर यू कैन यूज दीज स्किल्स इन कम्प्रीहेंशन। सी साइट के जो कम्प्रीहेंशन होते हैं, हर साल 25 से 30 कम्प्रीहेंशन आते हैं। ये कम्प्रीहेंशन भी बगैर पढ़े सॉल्व होते हैं। अराउंड 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स के जो कम्प्रीहेंशन में आते हैं ना, 15 क्वेश्चन तो कम्प्रीहेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इंशाल्लाह वैसे ही आंसर आ जाएंगे। यही अप्रोच इस्तेमाल करना है सी सेट में भी, वो भी बताऊंगा बाद में। तो ये जो प्रोग्राम है, वेरी हाईली रिकमेंडेड कोर्स है। आपको पता है, इससे पहले जो स्टूडेंट्स थे आपकी तरह ही नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे या प्रीलिम्स में फेल भी हुए, ठीक है। जैसा फैजान अहमद की बात है, आज हमारे पास तेलंगाना में हमारे ही पास एनो कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर है फैजान, निर्मल डिस्ट्रिक्ट में। फैजान के घर को मैं गया भी, फैजान भी मेरे घर को आया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जैसा मैं बताया, फैजान भी 2019 का अटेम्प्ट दिए थे प्रीलिम्स में। ही स्कोर्ड अराउंड 70 to 75 मार्क्स इन GS1। 2019 की बात बता रहा हूँ, उनका प्रीलिम्स 70-75 मार्क्स तक ही हुआ। लेकिन 2020 के अटेम्प्ट से पहले उन्होंने 1 महीने का ये पूरा कोर्स हज हाउस में फिजिकल क्लासेस के साथ अटेंड किए थे उन्होंने। और जाते वक्त मिलकर गए थे बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ही वाज कॉन्फिडेंट दैट ही विल क्लियर प्रीलिम्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही नॉट ओनली क्लियर्ड प्रीलिम्स बट गॉट IAS रैंक एंड मोर ओवर तेलंगाना कैडर, हमारे ही पास कलेक्टर बन के आए। बहुत अच्छी बात। इसी तरीके से महविश, ये महविश तक भी हजोस के ही स्टूडेंट है, वहीं पर प्रीलिम्स स्किल सीखे हो। शेख हबीबुल्लाह, ये ऑनलाइन कोर्स पेड कोर्स करे हमारे पास, ये भी IPS ऑफिसर है अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ। इन्होंने 21 में मेरे पास ये कोर्स कर लिया था। और ये जो चीजें होती है सीखने की होती हैं, तो जो स्टूडेंट पहले ज्वाइन कर लेगा, स्किल सीखेगा, इंपॉर्टेंट थीम्स प्रिपेयर कर लेगा, वो नेक्स्ट प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर लेगा। तो इनका भी ऐसा ही था। 2022 में ही स्कोर्ड 30+ मोर मार्क्स देन कट ऑफ प्रीलिम्स। तो ये भी IPS है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आसिम मुस्तबा, ये कर्नाटक से है अल्हम्दुलिल्लाह। ही क्लियर्ड UPSC मल्टीपल टाइम्स। ये जब बहुत ही इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में थे, बहुत ही बेसिक लेवल पे थे, जब ये जामिया गए थे, जामिया का इंटरेस्ट क्लियर हुआ था इनका, तब से ये अपने प्रीलिम्स स्किल्स का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम आसिम मुस्तबा कर्नाटक से है। तो 2020 में 21 में मैं जब फर्स्ट टाइम पेड कोर्सेस निकाला था ऑनलाइन, जब हम जूम पे पढ़ाते थे तब की बात। तो तब से ये बंदा ये प्रीलिम्स सीख लिया एंड ऑलवेज ही क्लियर्ड प्रीलिम्स एज वेल एज UPSC फाइनल स्टेज एज वेल। नाउ ही इज IPS अल्हम्दुलिल्लाह। बुरहान भी हजोस के स्टूडेंट है, यहाँ पर ही इन्होंने सीखा। इन्होंने भी नंबर ऑफ टाइम UPSC क्लियर किया, नॉट ओनली प्रीलिम्स बट फाइनल सिलेक्शन। तो ये ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता। और बहुत सारे इनके अलावा भी स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा प्रीलिम्स निकाल ले रहे हैं मेरे पास से। जैसे इस साल जो इंटरव्यू देने वाले हैं नजीर भाई, हमारे उर्दू ऑप्शनल वाले नजीर भाई, जामिया में ही सीखे थे ये सब चीजें, फिर ऑनलाइन भी सीखते रहते हैं हर साल। अदीबा अनम और इसके अलावा फरहाना वगैरह जितने भी इस साल स्टूडेंट है जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सारे बच्चे प्रीलिम्स कर लिए थे। तो आप लोग भी हमारे एक्सपीरियंस से फायदा उठाइए। जिस तरीके से मेरा प्रीलिम्स लगातार 8 बार क्लियर हुआ है, आपका भी कभी नहीं रुकेगा प्रीलिम्स। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना है अंडर द मेंटरशिप। तो इसके लिए तैयार हो जाओ। तो क्लासेस इंशाल्लाह 25 दिसंबर या 5 जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे। ये 2 डेट में से कोई एक फाइनलाइज करना है मुझे। तो आप लोग हमारे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है इंशाल्लाह। 1 महीने 1 घंटा मेरे साथ रहिए बस, आपको कभी प्रीलिम्स का डर नहीं लगेगा। 1 मंथ एवरीडे 1 आवर, बस। आप लाखों रुपए लगाकर भी कोचिंग ले सकते हैं, मगर इस तरीके से क्वेश्चन को डील करने का जो स्किल्स है वो डेवलप करना मुश्किल रहता। उसके लिए आपको मेंटर चाहिए, ठीक है। तो स्किल इंडिया जैसा प्रधानमंत्री भी बोलते हैं हमारे पास, तो ये भी एक स्किल इंडिया का ही इनिशिएटिव है समझिए, जो प्रीलिम्स क्लियर करने में आपको मदद देगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कीजिए, मुझे पर्सनल मैसेजेस कीजिए और आपके फ्रेंड सर्किल में इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी पहुंचाइए, क्योंकि हमारा जो बेस है बहुत लिमिटेड है।
तो आप लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में हमारे कोर्स के बारे में बताइए सुनना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ओके सर। दिस डेमो लेक्चर। ओके, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको ये, ठीक है, तो यू कैन शेयर रिकॉर्डिंग एज वेल। चलिए मैं रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके राइट, थैंक यू।